जय हिंद दोस्तों। आज मैं हिंदी की क्लास 1 लेकर के आया हूँ। इस क्लास में मैं वर्णमाला के बारे में बताऊँगा कि वर्णमाला के कितने टाइप होते हैं, उन टाइपों के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद शब्द को जानेंगे। देखिए, शब्द जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको विस्तार से बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। मेरी ये वीडियो हर बच्चे के लिए रहने वाली है, वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे सीटेट की हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए मेरी ये क्लास जो है रामबाण होने वाली है। या बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो, हर एक विद्यार्थी के लिए मेरी ये क्लास रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्णमाला को जानेंगे। देखिए, वर्णमाला की डिफिनेशन क्या होती है। वर्णमाला की डिफिनेशन क्या होती है, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये वर्णमाला की डिफिनेशन होती है। अब वर्णमाला में क्या होते हैं, वर्णमाला में वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं। क्या होते हैं, वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं। देखिए, अक्षरों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। तो हम लोग देखिए इसको ज़रा सही से समझ लेते हैं। देखिए, वर्ड, अब हम वर्ड कब बोलेंगे, ध्वनि कब बोलेंगे। देखिए, भाषा की भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। देखिए, वर्ड क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। और अगर ये हमको ध्वनि कहना हो तो यहाँ पे कितना चेंज हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। क्या हो जाएगा, मौखिक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो आप लोगों के समझ में आ गया, वर्ड क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। और ध्वनि किसको कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी जो हमारी मौखिक इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो इतनी बात समझ गए। जब भाषा की जो सबसे छोटी इकाई लिखी होगी तो हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। और जो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम लोग क्या करेंगे, मौखिक या बोलेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए होगे। उसके बाद शब्द। देखिए, शब्द क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। उसके बाद स्वर। देखिए, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। जो स्वतंत्र होते हैं, क्या होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। जो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे हम लोग जब स्वरों का उच्चारण करेंगे तो स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, जो स्वतंत्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। व्यंजन ये कितने होते हैं, 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं। अब व्यंजन की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं, मतलब जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, व्यंजन बोलेंगे। इतनी बात समझ गए। इसके बाद क्या होते हैं, अयोगवा। ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। अंग और आ। क्या होते हैं, अंग और आ। इनकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, तो हम लोग लिख सकते हैं, जो ना स्वर और ना ही क्या है, ना ही व्यंजन है, ना ही व्यंजन है। तो अयोगवा क्या होते हैं, जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अयोगवा बोलेंगे। इसके बाद हस्त स्वर। देखिए, हस्त स्वर क्या होते हैं, हस्त स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। हस्त स्वर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं। इतनी बात याद रखना, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, मूल स्वर भी बोलते हैं। तो इतनी बात याद रखना। इन्हीं 4 स्वरों की सहायता से अन्य स्वर बने हैं। ठीक है, तो
हर्ष स्वर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है या जो कम समय में उच्चारित होते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, या हम ये भी बोल सकते हैं जिसका उच्चारण करने में हमारी कम ऊर्जा खर्च होती है, या जिनका उच्चारण हम लोग जल्दी कर देते हैं। तो जैसे चाहो वैसे याद कर सकते हो, ठीक है। इनका हर्ष स्वर जो होते हैं इनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं हर्ष स्वर? तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। हर्ष स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, उसके बाद क्या आती है? छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। ये 4 जो होते हैं क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों की सहायता से अन्य स्वर बने हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दीर्घ स्वर की। अब दीर्घ स्वर जो होते हैं इसमें हम क्या लिखेंगे? जिनका उच्चारण करने में दुगना समय लगता है। किसके तुलना में? हर्ष स्वर की तुलना में। तो हम लोग लिख सकते हैं जिनका उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने में हर्ष स्वर से, इसको हिरस्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिरस्य। जिनका उच्चारण करने में हिरस्य स्वर से दुगना समय लगता है, जिनका उच्चारण करने में हिरस्य स्वर से दुगना समय लगता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब दीर्घ स्वर क्या क्या होते हैं? जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लुत स्वर। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जो हर्ष स्वर होते हैं इसको एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं, और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। इनको हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखो ऐसे याद रखेंगे। ये हमारा हर्ष स्वर है, ये एक मात्रिक स्वर है, ठीक है। जब हम दीर्घ स्वर का उच्चारण करेंगे तो इससे दुगना समय लगेगा, तो दुगने समय में हम इनको उच्चारित करते हैं तो इसको क्या बोल देंगे? द्विमात्रिक स्वर, ठीक है। उसके बाद हर्ष स्वर से इसमें कितना समय लगेगा? तिगना समय। तिगना समय लगेगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? त्रिमात्रिक स्वर बोल देंगे, ठीक है। अब प्लुत स्वर जो होते हैं इनमें क्या होता है? जिनका उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। कैसा समय लगता है? तिगुना समय लगता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, अगर हम लोग बोल रहे राम तो ये दीर्घ स्वर में आएगा। जैसे हम बोलेंगे राम, क्या बोलेंगे? राम जैसे ही हम लोग बोलेंगे ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये प्लुत स्वर में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कितना समय लग रहा है? तिगना समय। जैसे हम लोग बोलेंगे ओम, तो इसमें भी कैसा समय लग रहा है? तिगुना समय लग रहा है। तो मैं आशा करता हूँ ये इतनी बात आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, करेंगे अग्र स्वर को पढ़ेंगे। अग्र स्वर क्या होता है? अग्र स्वर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें हमारी जीवा का आगे वाला भाग जो होता है वो सक्रिय होता है। क्या होता है? जिसमें जीवा का आगे वाला भाग सक्रिय होता है। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। ये 4 होते हैं, ठीक है। अग्र स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसमें क्या होता है? जो हमारी जीभ का आगे वाला भाग होता है वो सक्रिय होता है, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? अग्र स्वर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद मध्य स्वर। इसमें क्या होगा? हमारी जीवा का मध्य वाला भाग सक्रिय होगा। तो ये कितने होते हैं? देखिए मध्य स्वर कितने होते हैं? 1 होता है। वो कौन सा होता है? छोटा आ।
जो हमारे मध्य स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? एक होते हैं। कौन सा होता है? छोटा आ होता है। तो हमारे मध्य स्वर कितने होंगे? एक होगा। ठीक है। उसके बाद पश्च स्वर। अब पश्च स्वर जो होते हैं ये कितने होते हैं? देखिए, ये जो हमने लिख दिए इसके बाद वाले जो बचते हैं ऋ को छोड़कर सभी कैसे होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इसमें क्या होता है? हमारे जीवा का जो पीछे वाला भाग होता है वो सक्रिय होता है। ठीक है। तो पश्च स्वर को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ओ हो जाएगा और क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो 2 4 हो गए 5। ठीक है। ये हमारे कैसे हैं? पश्च स्वर हैं। तो पश्च स्वर समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए हो गए। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पश्च स्वर की पश्च स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ और औ, ये 5 होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन और प्रकंपित व्यंजन। देखिए लुंठित और प्रकंपित एक ही होते हैं। लुंठित में क्या होता है? हमारी जुबान जो होती है वो लुढ़कती है। क्या करती है? लुढ़कती है। जैसे हम लोग रा का उच्चारण करते हैं। किसका उच्चारण करते हैं? रा। तो रा का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या होती है? हमारी जुबान लुढ़कती है। या प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित का मतलब होता है कंपन। जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जुबान क्या करती है? कंपन करती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकंपित व्यंजन और लुंठित व्यंजन दोनों एक ही होते हैं। क्या होते हैं? रा। उसके बाद क्या है? पाशविक व्यंजन। देखिए पाशविक व्यंजन क्या होता है? ये हमारी हिंदी वर्णमाला में एक होता है। पाशविक व्यंजन में क्या होता है? हमारी जीभ जो होगी उठेगी कहाँ लगेगी? तालू में लगेगी। तालू में लग जाएगी जीभ और फिर दोनों साइडों से क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पाशविक व्यंजन बोलेंगे। ये कौन सा होता है? ला होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैं आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 संख्या होती है इनकी। तो इतनी बात याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है। स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। कौन कौन से वर्ग होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। किसके? स्पर्श व्यंजन के। तो इतनी बात याद रखना कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। ठीक है। और प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण होते हैं? 5 5 वर्ण होते हैं। कितने कितने वर्ण होते हैं? 5 5 वर्ण होते हैं। कितने कितने वर्ण होते हैं? 5 5 वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण क्या होता है? का होता है। और अंतिम वर्ण क्या होता है? मा होता है। तो प्रारंभ वाला क्या होता है? का। और अंतिम वाला क्या होता है? मा। का से स्टार्ट होते हैं और मा तक जाकर के खत्म होते हैं। क्या? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 5 अक्षर होते हैं। तो इतनी बात समझ गए हो? स्पर्श व्यंजन का जो हमारा पहला वर्ण होता है वो का होता है और अंतिम वर्ण क्या होता है? मा होता है। तो इतनी बात समझ गए हो? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन के बाद आते हैं अंतास्त व्यंजन। अंतास्त व्यंजन। देखिए अंतास्त व्यंजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धस्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। देखिए जो हमारे अंतास्त व्यंजन जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी वोवेल भी बोलते हैं या अर्धस्वर भी बोलते हैं। अंतास्त व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। लेकिन जो इसमें थोड़ा विवाद भी है क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए अंतास्त व्यंजनों की संख्या 2 ही बताई गई, लेकिन कुछ विद्वान हैं जो बताते हैं 4 होती है। जैसे अगर हम 2 की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं? या और वाह। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि अंतास्त व्यंजन जो होते हैं वो 2 होते हैं, या और वा होते हैं। लेकिन और भी मतलब विद्वान हैं, उन्होंने कितने बताए? उन्होंने 4 बताए। क्या बताए? या, वा, रा, ला।
ये बताइए, या वा रा ला। कुछ विद्वानों ने कितने बताए? 2 बताए। कौन कौन से? या और वाह। कि अर्ध स्वर जो होते हैं या अंतास्त व्यंजन होते हैं वो 2 होते हैं। लेकिन और कुछ और विद्वान भी उन्होंने कितने बताए? 4 बताए। कौन कौन से बताए? या वा रा ला। तो इतनी बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। कौन से पढ़ेंगे? ऊष्म व्यंजन, जिनका उच्चारण हम करेंगे तो हमारे मुख से क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सा, 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 हा। ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सा, सा, हा। ये हमारे क्या है? ऊष्म व्यंजन है। इसके बाद हमारे क्या आते हैं? संयुक्त व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जोड़ा, या मतलब जो 2 व्यंजनों से बने हो, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा, और क्या होता है? सिरा। ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? छा, त्रा, ज्ञा और सिरा। देखिए, जो छा जो होता है ये किन व्यंजनों से मिलकर बना होता है? का प्लस सा से मिलकर क्या बना है? छा। इसके बाद आता है तिरा। तिरा जो होता है ये किससे किससे मिलकर बना है? ता प्लस रा से मिलकर क्या बना है? तिरा। इसके बाद क्या है? ज्ञा। ज्ञा किससे मिलकर के बना है? जा प्लस उआ से मिलकर क्या बना है? ज्ञा। इसके बाद क्या है? सिरा। सिरा जो होता है ये किससे मिलकर के बना है? सा प्लस रा से मिलकर क्या बना है? सिरा। तो ये संयुक्त व्यंजन है। आपसे पूछ लिया जाता है कि छा जो है कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है, या त्रा कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है, या ज्ञा कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है, या सिरा कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है। तो इतना आपसे पूछ लिया जाता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और इसके जनक कौन है? कामता प्रसाद गुरुजी हैं इनके जनक हैं। किसके? विराम चिन्हों के। तो विराम चिन्ह कितने होते हैं? 20 होते हैं। विराम चिन्ह किस भाषा से लिए गए हैं? तो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से। लेकिन जो पूर्ण विराम है वो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। इतनी बात याद रखना, ठीक है। देखिए, अल्प विराम क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? कॉमा लगा देते हैं, नीचे कॉमा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अल्प विराम। अर्ध विराम में क्या करते हैं? एक बिंदी रखते हैं और नीचे कॉमा लगा देते हैं, ये क्या होता है? अर्ध विराम। उसके बाद क्या है? उप विराम। इसमें हम लोग क्या करते हैं? 2 बिंदी रख देते हैं। इसके बाद है विवरण चिन्ह। इसमें क्या करेंगे? 2 बिंदी रख के डेश लगा देंगे, इसको क्या बोलते हैं? विवरण चिन्ह। फिर क्या है? योजक चिन्ह। इसमें हम लोग क्या करते हैं? डेश लगा देते हैं। इसके बाद क्या है? लाघव चिन्ह। क्या है? लाघव चिन्ह। योजक चिन्ह जो होता है इसको सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामासिक। सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं। जो हमारा लाघव चिन्ह होता है ये क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? कोई भी नाम लिखते शॉर्ट में। जैसे हम लोगों ने क्या लिखा, मान लो पुलिस लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे? पू लिख के आगे एक जीरो लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पुलिस। या हम लोग डॉक्टर लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट में से जीरो लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है? डॉक्टर। तो लाघव चिन्ह क्या होता है? एक छोटा सा जीरो या बिंदी होती है जो हम लोग आगे लगा देते हैं। हंस पद, ये क्या होता है? ये त्रुटि बोधक होता है। क्या होता है? त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक होता है। जैसे मान लो हम लोग कुछ लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा है राम बाजार जाता है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं? राम जाता है। मिस्टेक हो जाती है हम लोगों से, कभी कभी बीच में लिखने को हम लोग भूल जाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखने को भूल गए? राम। तो हम लोग क्या करेंगे? ये चिन्ह लगाएंगे, ऊपर लिख देंगे बाजार। तो राम कहाँ जाता है? बाजार जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी समझेंगे। इसके बाद क्या आता है? समानता सूचक। ये कैसा चिन्ह होता है? ये बराबर का चिन्ह होता है, समानता सूचक जो होता है। तो चिन्हों को हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे शब्दों के बारे में विस्तार से। हम लोग शब्दों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, शब्द जो होते हैं, शब्दों को 3 भागों में बांटा गया। कैसे कैसे? उत्पत्ति के आधार पर, रचना और बनावट विभक्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अगर आपसे पूछा जाए कि शब्द जो होते हैं उत्पत्ति के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। और अगर पूछा जाए रचना या बनावट या विपत्ति के आधार पर, तो ये 3 टाइप के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़।
अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो दो टाइप के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने टाइप होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं और हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। मतलब हमने क्या किया, संस्कृत भाषा से कोई शब्द उठाया और हिंदी में जैसा का तैसा, ज्यों का त्यों, मतलब जैसा था वैसे ही हमने प्रयोग कर लिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तत्सम किसको बोलेंगे? संस्कृत का कोई शब्द हमने उठाया और कहाँ पर प्रयोग कर लिया, हिंदी में। जैसे मान लो हमने क्या उठाया, अग्नि उठाया। क्या उठाया, अग्नि, और हमने इसे हिंदी भाषा में लिख दिया अग्नि। तो ये क्या हो गया, तत्सम हो गया। क्या हो गया, तत्सम हो गया। इतनी बात समझ गए? या हम लोगों ने क्या किया, कोई दूसरा शब्द उठा लिया, आम्र। क्या उठा लिया, आम्र, आम्र। अब ये भी शब्द क्या है, तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत से हमने शब्द उठाया और हिंदी में प्रयोग कर लिया। तो क्या हो गया, तत्सम। मतलब कोई भी उसके साथ हमने छेड़छाड़ नहीं की, जैसा शब्द था वैसे ही प्रयोग कर लिया। तो इसी को क्या बोलेंगे, तत्सम। इसके बाद क्या आता है, तद्भव। तद्भव भी शब्द काय के होते हैं, संस्कृत के ही शब्द ये भी होते हैं। संस्कृत से शब्द हमने उठाया और उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया, कुछ काट छांट दिया या कुछ चेंजमेंट कर दिया, उसी को क्या बोलेंगे, तद्भव। जैसे हमने ये अग्नि यहाँ से उठाया था और यहाँ पर उठा के क्या लिख दिया, आग, बस थोड़ा काट छांट दिया, ये क्या हो गया, तद्भव। जैसे यहाँ हमने क्या उठाया था, आम्र। आम्र को हमने उठाया और यहाँ पर क्या लिख दिया, आम। ये क्या हो गया, तद्भव। मतलब तद्भव क्या होते हैं, तद्भव शब्द भी संस्कृत के ही होते हैं, पर इनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते हैं, काट छांट के कुछ अंतर कर देते हैं या कुछ परिवर्तन कर देते हैं, अंतर नहीं परिवर्तन, कुछ चेंजमेंट कर देते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं, देशज और विदेशी। देशज का मतलब क्या होता है, जो हमारी स्थानीय भाषाओं से जो शब्द आए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, देशज बोलते हैं। जैसे हमने बोल दिया नाक, कान बोल दिया, तो ये कैसे शब्द हैं, देशज शब्द हैं। हम लोगों ने पेटी बोल दिया, पेटी भी क्या है, देशज शब्द है। ठीक। तो जो हमारे स्थानीय भाषाओं से जो शब्द आए होते हैं उनको हम लोग, या जो हमारी स्थानीय भाषाओं से जो शब्द आए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, देशज बोलते हैं। इसके बाद क्या है, विदेशी शब्द, जो विदेशी भाषाओं से आए। कहाँ से आए, विदेशी भाषाओं से। जैसे हम लोग बोलते हैं डॉक्टर, स्टेशन, तो ये शब्द कैसे हैं, ये विदेशी शब्द हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए क्या है, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला क्या है, रूढ़। अब रूढ़ क्या होता है, रूढ़ वो होते हैं जिनका हम लोग खंड ना कर सकें, जिनके हम लोग टुकड़े ना कर सकें, जिसका हम लोग संधि ना कर सकें। इतनी बात समझ गए? मतलब जैसे अगर हमने रूढ़ शब्द के अगर टुकड़े कर दिए तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अगर उसकी हमने संधि कर दी तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, या जिसको हम काट काट ना सकें बीच से। समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिसका संधि ना किया जा सके या जिसका खंड ना किया जा सके। खंड ना किया जा सके या जिसका संधि ना किया जा सके। समझ गए? जैसे हम लोगों ने क्या किया, कोई शब्द लिख दिया। क्या शब्द लिख दिया, काम। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, खंड कर देंगे, कोई अर्थ निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। या हम लोगों ने क्या किया, मान लो ऐसे शब्द कोई लिखा है, ताकत, ताकत। इनके अगर हम सब दोनों शब्दों को अलग अलग कर दें, क्या कोई अर्थ निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मतलब रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका मतलब खंड करने पर या जिनका संधि करने पर कोई अर्थ ना निकले, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसके बाद क्या है, यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब क्या होता है, जिसका संधि किया जा सके, जिसका खंड किया जा सके, जिसका संधि किया जा सके या जिसका खंड किया जा सके। जैसे हम लोगों ने विद्यालय ले लिया। क्या ले लिया, विद्यालय। तो विद्यालय का हम लोग खंड कर सकते हैं, विद्याधन आलय,
विद्यालय। या हमने दूसरा शब्द ले लिया देशवासी, तो इसका भी हम लोग खंड कर सकते हैं देश प्लस वासी, या इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं। या हमने एक शब्द और ले लिया प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, खंड कर सकते हैं, प्रधान प्लस मंत्री, तो ये क्या हो गया, प्रधानमंत्री। मतलब जिसका संधि किया जा सके, जिसका खंड किया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। तो यौगिक शब्द समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, योग रूढ़ को समझेंगे। देखिए योग रूढ़ क्या होता है, ऐसे शब्द जिनका विशेष अर्थ निकले। कैसा अर्थ निकले, विशेष। योग रूढ़ क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका विशेष अर्थ निकले। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, जैसे क्या लिख लिया, लंबोदर, लंबा है जिसका होता है, कौन है, गणेश। दशानन कौन है, रावण। पीताम्बर कौन है, कृष्ण। नीलकंठ कौन है, महाकाल। मतलब जिसका अर्थ जो होगा वो विशेष निकले, स्पेशल निकले, उसी को क्या बोलेंगे, योग रूढ़ बोलेंगे। तो योग रूढ़ समझ गए कि नहीं समझ गए, मैं आशा करता हूँ समझ गए होगे आप लोग। इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर एक बात और बता देते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने शब्द सुना होगा एक विशेषता और विशेष्य। या विशेष या विशेष, विशेषता और विशेष। देखिए क्या होता है, ये दो शब्द होते हैं, इनमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। विशेषता क्या होता है, विशेष क्या होता है। जैसे जब भी बात होगी विशेषता की, तो विशेषता किसकी बताई जाती है, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की। विशेषता किसकी बताई जाती है, संज्ञा या सर्वनाम की। जैसे हमने बोल दिया राम अच्छा है, राम अच्छा है, तो ये अच्छा क्या हो गया, ये विशेषता हो गई। ये जो राम है यही क्या है, विशेष है। मतलब या जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष से होता है। और विशेषता क्या होती है, जो बताई जाती है। जैसे अच्छा हमने बोला तो ये क्या हो गई, विशेषता, और विशेष से क्या हो गया, राम। यानी संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं यही क्या होते हैं, विशेष से होते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब शब्द को हम अर्थ के आधार पर देख लेते हैं। शब्द को अर्थ के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। देखिए सार्थक क्या होते हैं और निरर्थक क्या होते हैं। सार्थक वो होते हैं जिनका अर्थ निकले, मतलब ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार्थक। जिसका अर्थ निकले, जिसका क्या निकले, कुछ ना कुछ अर्थ निकले। और जिसका अर्थ ना निकले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द बोलते हैं। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई। मतलब ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकले उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द बोलते हैं। और ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले उनको हम लोग क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द बोलते हैं। जैसे हम लोग कह देते हैं पानी आनी, तो पानी का तो अर्थ निकल रहा है लेकिन आने का अर्थ निकल रहा है। पैसा ऐसा, पैसे का तो अर्थ निकल रहा है, ऐसे का क्या, ऐसे का अर्थ नहीं निकल रहा है। कपड़ा अपड़ा, तो कपड़े का अर्थ निकल रहा, अपड़े का अर्थ नहीं निकल रहा है। तो आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए। सार्थक वो होते हैं जिनका अर्थ निकले और निरर्थक वो होते हैं जिनका अर्थ ना निकले। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अंश क्या होते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए शब्दांश, शब्दांश मतलब नाम से ही लग रहा होगा, शब्द प्लस अंश, शब्दांश। मतलब कोई शब्द होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, अंश को जोड़ेंगे। तो शब्दांश जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। कौन कौन से, उपसर्ग और प्रत्यय। क्या होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। अब उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर इनमें जो डिफरेंस है वो हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी, कि उपसर्ग जो होते हैं ये कहाँ पर लगते हैं, प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को आज इस तरीके से बताऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। उपसर्ग और प्रत्यय में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये आगे लगेंगे या पीछे लगेंगे। देखिए होता क्या, कभी कभी ऊपर पूछ लिया जाता है कि सफल विलसता, इसमें बताओ उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम बता रहे हैं आप कभी भी कंफ्यूज होगे ही नहीं, इस तरीके से बताएंगे। कैसे, देखिए हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ी है। वर्णमाला में आप देखिए ये जो हमारा उपसर्ग है ये काय से स्टार्ट हो रहा है, ऊ से। और प्रत्यय जो है ये काय से स्टार्ट हो रहा है, पू से, पा से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ी है। वर्णमाला में पहले क्या आता है, ऊ आता है। क्या आता है, ऊ आता है।
पहले क्या आता है ओ। तो हमारा जो उपसर्ग होगा वो कहाँ लगेगा, पहले लगेगा, क्योंकि वर्णमाला में ऊ पहले आता है। ऐसे हम लोग याद रखेंगे। तो जो हमारा उपसर्ग जो होगा वो कहाँ लगेगा, हमेशा आगे लगेगा। अब जो प्रत्यय देखिए पा, पा हमारा वर्णमाला में कहाँ पे आता है, बाद में आता है। ऊ पहले आता है और ये कहाँ कहाँ पे आता है, बाद में आता है। तो प्रत्यय हमेशा कहाँ लगेगा, बाद में लगेगा। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए। ऊ पहले आता है तो ये पहले लगेगा, पा बाद में आता है तो बाद में लगेगा वर्णमाला में। ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ आप लोग भूलोगे नहीं। देखिए उपसर्ग क्या होता है, ये किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। या हम लोग इतना ध्यान रखेंगे कि जो उपसर्ग जो होते हैं वो कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। तो ये मतलब किसी भी शब्द के कहाँ लगेगा, आगे लगेगा और उसके अर्थ में परिवर्तन ले आएगा, या उसका अर्थ जो होगा वो परिवर्तित कर देगा। ठीक है। प्रत्यय क्या होते हैं, ये हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। कहाँ लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। तो प्रत्यय समझ में आ गए होंगे, उपसर्ग भी समझ में आ गए होंगे। उपसर्ग कहाँ लगेंगे, आगे। प्रत्यय कहाँ लगेंगे, पीछे। ठीक है। तो अब मान देखिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़े एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, उदाहरण भी करवा देते हैं। जैसे उपसर्ग, उपसर्ग में देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी लगेगा वो कहाँ लगेगा, आगे लगेगा। जैसे हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं उत्पत्ति, क्या पढ़ते हैं, उत्पत्ति। उत्पत्ति हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं, इसमें भी लेकिन ये पा आगे जाता है उत्पत्ति में। ठीक है। उत्पत्ति हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं। देखिए हम लोग उत्पत्ति में कैसे हम पहचानेंगे हमारा उपसर्ग क्या है। देखिए उत प्लस पत्ती, ये क्या होता है, उत्पत्ति। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, ये उत हो जाएगा। समझ गए। और जो हमारा प्रत्यय होता है, क्या होता है, प्रत्यय। तो प्रत्यय को हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा लिखावट, क्या पढ़ा होगा, लिखावट। लिखावट इसमें क्या होता है, लेख प्लस आवट, ये क्या होता है, लिखावट। या हम लोगों ने पढ़ा होगा सफलता। अब सफलता में क्या होता है, सफल प्लस ता, ये क्या होता है, सफलता। तो इसमें ये क्या है, प्रत्यय है और ये क्या है, उपसर्ग है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा उपमान, क्या पढ़ा होगा, उपमान। अब इसमें क्या होता है, उप जो होता है ये क्या होता है, उपसर्ग होता है, और ये मान जो होता है ये शब्द होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के उपसर्ग और प्रत्यय भी समझ में आ गए होंगे। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि उपसर्ग कहाँ पे लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है। उपसर्ग देखिए हमारी वर्णमाला में ऊ पहले आता है तो उपसर्ग कहाँ लगेगा, पहले। और हमारी वर्णमाला में पा बाद में आता है तो प्रत्यय कहाँ लगेगा, बाद में। तो आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग क्या होते हैं, संज्ञा के जिन शब्दों से जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिन शब्दों से जाति का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। सर ये तो समझ में आ गया। लिंग तो संज्ञा के जिन शब्दों से जाति का बोध होता है उसे हम लोग लिंग कहते हैं। फिर सर वचन किसको कहते हैं, बेटा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। संज्ञा के जिन शब्दों से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जाति नाम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिंग, और संख्या का नाम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वचन। समझ गए कि नहीं समझ गए, बस इतना ही डिफरेंस होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिंग को एक बार सही से देख लेते हैं। देखिए जब भी दिनों के नाम आएंगे, काय के नाम आएंगे, दिनों के नाम। दिनों के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। भाषा का नाम क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। और सागर के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जो हमारी बोलियाँ होती हैं, जो बोलियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो स्त्रीलिंग होती हैं। जो धातुओं के नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है जिसका नाम है चांदी। चांदी क्या होता है, ये स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद द्रव्यों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तिथियों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है। क्या है, अजूबा और इमली, ये क्या होते हैं, अजूबा ही नाम है कि कोई दूसरा नाम है, तुलसी होगा। देखिए
जो पेड़ों के नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद है। क्या क्या अपवाद है? एक नाम आपने सुना होगा, इमली। देखिए, जो पेड़ों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है। क्या क्या अपवाद है? एक आपने नाम सुना होगा, तुलसी और इमली। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। तो ये अपवाद ध्यान रखना। तुलसी और इमली ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। बाकी जो पेड़ों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। समुदाय, समुदाय शब्द जो है ये पुल्लिंग है। ये क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन इसके अंतर्गत जो आते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। समुदाय के अंदर जो शब्द आते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। वर्णमाला, वर्णमाला हमारा क्या होता है? पुल्लिंग होता है, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ अपवाद हैं। कौन कौन से? एक छोटी ई, दूसरी बड़ी ई, तीसरा ऋ, चौथा ए और पांचवा ऐ। ये क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग होते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद हमने कुछ शुद्ध शुद्ध वर्तनी के शब्द लिए हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं शब्द। देखिए, जो ज्योत्सना होता है ये अशुद्ध होता है। शुद्ध क्या होता है? ये ज्योत्सना। इसमें भी सा आधा ही मिलता है। ठीक है। कालिदास, ये कैसा है? ये अशुद्ध है। कालिदास जो होता है इसमें ला पर छोटी की मात्रा चढ़ती है, तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा? ये वाला। वाल्मीकि, वाल्मीकि ये कैसा लिखा है? अशुद्ध लिखा है। वाल्मीकि में वा बनता है और का पर छोटी की मात्रा लगती है। ठीक है। संन्यास, संन्यास में क्या होता है? बिंदी ऊपर लगती है। ठीक है। अनुसांगिक, अनुसांगिक क्या होता है? अनुसांगिक होता है, क्योंकि इसमें अ बड़ा बनता है। कौशल्या, कौशल्या में क्या होता है? सा सीटी वाला बनता है। ठीक है। दुरावस्था, दुरावस्था में क्या होता है? ये दुर्वस्था होता है। रा इसमें बड़ा नहीं बनता है। ठीक है। बिरहड़ी, बिरहड़ी नहीं होता बल्कि क्या होता है? बिरहड़ी होता है। ठीक है। इसके बाद अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान क्या होता है? ये अंतर्धान होता है। क्या होता है? अंतर्धान। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप नहीं होता, ये होता है। क्या होता है? हिरण्यकशिपु होता है। ठीक है। उसके बाद एक शब्द हमारा होता है पूजनीय, कवित्री, ये सही होता है। क्या होता है सही? कवित्री, ये वाला सही होता है। तो ये कुछ शुद्ध वर्तनी के शब्द थे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। करेंगे विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द को देखेंगे। देखिए, विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम का मतलब होता है उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। यानी जो भी मतलब लिखा होगा उसका जस्ट उल्टा है। उल्टा ही क्या कहलाता है? विलोम। जैसे मैंने बोल दिया दिन, तो दिन का क्या हो जाएगा? रात। या मैंने बोला उल्टा, तो उल्टा का क्या हो जाएगा? सीधा। मतलब अपोजिट वर्ड। तो विलोम का मतलब समझिए क्या होता है? अपोजिट। उसके बाद पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब होता है सेम। सेम नाम। कैसे सेम नाम? जैसे जैसे आपका नाम जो भी होगा, आपका एक तो नाम हो जाएगा। ठीक। उसके बाद क्या होता है? हमारे घर वाले जो होते हैं वो किसी अन्य नाम से बुलाते हैं, या जो हमारे मित्र वगैरह होते हैं वो हम लोगों का कोई अन्य नाम रख देते हैं, तो वो अन्य नाम से बुलाते हैं। या कोई पास पड़ोस वाला होता है वो अन्य नाम रख देता है। पर्सन तो एक ही होता है, लेकिन उसके नाम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो मतलब यही होता है पर्यायवाची का भी मतलब एक ही होगा, लेकिन उसके नाम अलग अलग होंगे। जैसे पानी, पानी को क्या बोलते हैं? नीर भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं, है पानी। तो जिसका मतलब एक ही हो और नाम अन्य, मतलब दो या तीन चार जो भी हो, उसी को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विलोम को समझते हैं। देखिए, विलोम ये क्या लिखा है? सज्जन, तो सज्जन का क्या हो जाएगा? दुर्जन। यथार्थ का क्या होता है? कल्पना। स्वामी का सेवक, क्षर का अक्षर, गौरव का लाघव। तो ये क्या है? विलोम शब्द है। उसके बाद तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं पर्यायवाची। देखिए, कमल के जो पर्यायवाची होते हैं इसमें हमेशा लास्ट में क्या आता है? जा आता है। पंकज, नीरज, जलज, धोरज, तोयज, अम्बुज, ये काय के पर्यायवाची हैं? कमल के। जब बादल के पर्यायवाची आते हैं तो इसमें लास्ट में क्या होता है? दा लग जाता है। तो क्या हो जाएगा? पंकज, नीरद, जलद, धीरद, तोयद, अम्बुद। ये किसके पर्यायवाची हो गए? बादल के।
समुद्र में क्या होता है, इसके पर्यायवाची में लास्ट में धा जुड़ जाता है। हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं के पर्यायवाची में लास्ट में धा जोड़ देंगे। पंकज, नीरद, जलद, धीरज, तोयद, तोयद और अम्बुद। ये काय के हो गए, समुद्र के पर्यायवाची हो गए। इतना ध्यान रखना, जो कमल के पर्यायवाची होंगे उसमें लास्ट में जा लगा होगा, और कमल के पर्यायवाची में से अगर हम जा हटा के दा लगा देंगे वहाँ पर तो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। और जो बादल के पर्यायवाची इसमें से हम लोग दा हटा के क्या लगा देंगे, धा, तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मैं क्या करूँगा, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जितने भी इम्पोर्टेंट पर्यायवाची और विलोम शब्द होंगे ये सब हम करवा देंगे, और जो हमारे शुद्ध और अशुद्ध शब्द पूछे जाते हैं वो भी हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ही करवा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। धन्यवाद।